हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन एंड दिस इज श्वेता चंदनकर। सो यूजीसी नेट जून 2024 के प्रिपरेशन के लिए हमने स्टार्ट किया था टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि है शिक्षण योग्यता, और आज उसका है पार्ट 3। कल हमने देखा था मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो भी डिटेल्स में। आज हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑटोनॉमस लेवल और मेजर अप्रोचेस इन एजुकेशन सेक्टर। एंड दैट्स वाई आप वीडियो एंड तक देखिएगा। हम रोज़ 11 बजे लाइव आ रहे हैं। 11 बजे आप ज्वाइन हो सकते हैं या फिर ज्वाइन हो सकते हो। ओके, ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लाया है यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2024, एमएस सेट एग्ज़ाम 2025 पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स। हमारे पास पेपर 2 में कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस, मराठी एंड हिस्ट्री है। या पेपर 2 के कंप्लीट कोर्स में आपको मिलेगा डेली लाइव लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, फुल सिलेबस टेस्ट, पीवाईक्यू विद टेस्ट विद सॉल्यूशंस, 4000 एमसीक्यू सीरीज़, और पेपर 1 है वो कंप्लीट फ्री मिलेगा इसके साथ। इसकी फ़ीस है 12,000 रुपीज़। नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूरे डिटेल्स जान सकते हैं, या फिर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी को पता है यूजीसी के सिलेबस में पेपर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 10 मार्क्स के लिए होते हैं। ओके, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेंगे कल की, जो कि है मेमोरी लेवल, कल हमने देखा था, और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी हमने कल देखा था। तो मेन प्रोपोनेंट कौन था मेमोरी लेवल का? वो था हर्बर्ट। देन अंडरस्टैंडिंग लेवल का मॉरिसन एंड रिफ्लेक्टिव लेवल का हंट थे। देन मेमोरी लेवल में रोट मेमोराइजेशन था, मतलब कि रटना, याद करना, ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग लेवल में मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट्स बाय डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग थी। एंड हंट जो अभी रिफ्लेक्टिव लेवल हम आज पढ़ने वाले हैं, उसमें यूज़ ऑफ नॉलेज, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, देन मेमोरी लेवल ये थॉटलेस है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ये थॉटफुल है, और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है ना वो हाईली थॉटफुल है। ओके, देन मेमोरी लेवल जो है ओरल एंड रिटन टेस्ट एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉम्पैरेसिव, ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्रिटिकल एंड क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव लेवल में हाईएस्ट लेवल है इसलिए। ओके, देन मेमोरी लेवल है लोअर क्लास, अंडरस्टैंडिंग मिडल, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ये हायर क्लासेस के लिए होता है। एंड मेमोरी लेवल जो है वो ऑथोरिटेरियन एंड डोमिनेंट होता है, मतलब कि सत्तावादी। एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल जो ये परमिसिव रोल होता है, जो कि अनुमेय भूमिका है। एंड डेमोक्रेटिक रोल कौन सा है? रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि है लोकतांत्रिक भूमिका। देन मेमोरी लेवल जो है ना ये टीचर सेंटर्ड होता है। यहाँ पे टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्टूडेंट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल जो अंडरस्टैंडिंग में भी टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। ये सब्जेक्ट सेंटर्ड यहाँ नहीं दिया है, पर सब्जेक्ट सेंटर्ड जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है, और टीचर सेंटर्ड भी आता है। देन रिफ्लेक्टिव लेवल है ना ये टोटली लर्नर सेंटर्ड हो जाता है, क्योंकि ये अडल्ट लर्नर होते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, देन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि रिफ्लेक्टिव लेवल में है। ओके, ये था शॉर्ट रिवीजन। ओके, देन आज हम देखेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल। तो क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल? रिफ्लेक्टिव लेवल ये हाईएस्ट लेवल है एंड हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल लेवल है। यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है वंस ओन थॉट और फीलिंग। ओके, देन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल एट विच टीचिंग इज कैरिड आउट, मतलब कि शिक्षण का चिंतनशील स्तर उच्चतम स्तर माना जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल को, जो कि शिक्षण में है। देन इट इज़ हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल, एंड यह अत्यधिक विचारणीय एवं उपयोगी है एज कंपेयर टू मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल। ओके, फर्स्ट इज मेमोरी लेवल, सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल। एंड फोर्थ वन जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, जिसकी रिसर्च अभी जारी है, फिर भी थोड़ा सा हम उसका देखेंगे। ओके, एंड में देन अ स्टूडेंट कैन अटेंड दिस लेवल ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो एक जो छात्र है ना ये इस लेवल तक कब पहुंचेंगे? जब वो मेमोरी लेवल क्रॉस करेंगे, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रॉस करेंगे, तब जाके वो रिफ्लेक्टिव लेवल का हिस्सा बन सकते हैं। ओके, देन टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल एनेबल्स द स्टूडेंट्स टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल में स्टूडेंट्स जो कि वास्तविक समस्या है ना वो हल करने के लिए सक्षम बनता है। मेमोरी लेवल पे वो बहुत चिल्ड्रन होता है, उन्हें समझ में नहीं आता, वो याद करता है, रटता है। देन अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो अंडरस्टैंड करने लगता है कि क्या क्या है, फैक्ट
फैक्ट्स देखने लगता है। देन थर्ड जो है रिफ्लेक्टिव लेवल में वो वही फैक्ट्स वही सब वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाता है, जो कि सक्षम बनाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल enables the student to solve the real life problems. Okay, then at this level emphasis is laid on identifying the problem, defining it and finding a solution. तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, इस स्तर पे समस्या को पहचाना जाता है स्टूडेंट द्वारा, फिर उसको परिभाषित किया जाता है, उसका समाधान ढूंढा जाता है, जो कि रिफ्लेक्टिव लेवल तक स्टूडेंट्स आते आते मैच्योर हो जाते हैं या फिर वो सक्षम हो जाते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ठीक है, देन द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप्ड एट दिस लेवल। जो ओरिजिनल थिंकिंग है, मौलिक सोच है या फिर रचनात्मक क्षमता है, वो यहाँ पे उनका विकास होता है स्टूडेंट्स का। ओके, देन द रोल ऑफ टीचर इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज डेमोक्रेटिक, जो मैंने अभी बताया था, डेमोक्रेटिक इन द सेंस लोकतांत्रिक भूमिका होती है इस लेवल पे, और ही डज नॉट फोर्स नॉलेज ऑन द स्टूडेंट्स बट डेवलप्स इन देयर टैलेंट एंड कैपेबिलिटी। मतलब कि वह छात्रों पर ज्ञान थोपता नहीं है बल्कि उनकी प्रतिभा और क्षमता का विकास होता है इस रिफ्लेक्टिव लेवल पे। Then at this level the students is made to face a real problematic situation. The students by understanding the situation and using his critical abilities succeed in solving the problems. तो इस स्तर पर छात्रों को वास्तविक समस्याग्रस्त स्थिति का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी स्थिति को समझकर अपनी आलोचनात्मक क्षमताओं का उपयोग करके समस्या को हल करने में सफल होता है। तो क्या करता है ये स्टूडेंट्स इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस करता है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालता है और सॉल्व करता है प्रॉब्लम। देन द रोल ऑफ द स्टूडेंट इज क्वाइट एक्टिव। तो इसमें क्या होता है रिफ्लेक्टिव लेवल पे टीचर का कोई रोल नहीं होता, दैट्स वाई स्टूडेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं वेरिएबल, और यहाँ पे मेन जो रोल होता है वो स्टूडेंट्स का होता है। ओके, देन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज दैट विच इज प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड द स्टूडेंट इज बिजी इन ओरिजिनल इमेजिनेशन। मतलब कि शिक्षण का चिंतनशील स्तर वह जो है जो समस्या केंद्रित है और विद्यार्थी मौलिक कल्पना में व्यस्त हो। मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है ये, क्योंकि स्टूडेंट द्वारा वो सॉल्यूशंस किया जाता है। ओके, देन इसके कुछ मेरिट्स भी है, जैसे कि हमने मेमोरी लेवल का भी देखा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का भी देखा है। ये जो हम देख रहे हैं लेवल ऑफ टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप बेसिक से शुरुआत कर रहे हो यूजीसी नेट के लिए, तो ये वीडियो, ये लाइव लेक्चर्स आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत हेल्प करेंगे पढ़ने में। ओके, देन दैट्स वाई आप एंड तक देखिए और रेगुलर क्लासेस लाइव ज्वाइन कीजिए। तो चिंतनशील स्तर के शिक्षक के गुण तो क्या है, द टीचिंग एट दिस लेवल इज़ नॉट टीचर सेंटर। ये तो हमने पहले बता दिया, क्योंकि वो लर्नर सेंटर्ड है। ओके, और सब्जेक्ट सेंटर्ड भी नहीं है और टीचर सेंटर्ड भी नहीं है, बट इट इज़ लर्नर सेंटर्ड। मतलब कि इस स्तर पर शिक्षण शिक्षक केंद्रित या विषय केंद्रित नहीं है, यह अधिक केंद्रित है, ये लर्नर केंद्रित है। ओके, देन देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट एट द रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। चिंतनशील स्तर के शिक्षण में शिक्षक और पढ़ाई जाने वाले बीच की अंतक्रिया होती है, तो इंटरेक्शन बहुत कम होता है इसमें। ओके, देन एट दिस लेवल टीचिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लासेस। तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, हायर लेवल है ना, दैट्स वाई हायर क्लास के ही शिक्षण यहाँ पे हायर मतलब इस स्तर पे शिक्षण उच्च कक्षा के लिए ही उपयुक्त है। ठीक है, क्योंकि अगर मेमोरी लेवल या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल वाले बच्चे अगर रिफ्लेक्टिव लेवल के में आएंगे तो उन्हें कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि वो उतने सक्षम नहीं है। ओके, देन और मेमोरी लेवल के बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन रिफ्लेक्टिव लेवल ही करना पड़ता है। एट दिस लेवल टीचिंग इज़ हाईली थॉटफुल होती है और यूजफुल होती है देन द टीचिंग एट द मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग। तो हमने अभी पढ़ा है कि ये लेवल इज़ हाईली थॉटफुल, मतलब कि इस स्तर पर शिक्षण स्मृति या समझ के स्तर पर शिक्षण की तुलना में अत्यधिक विचारशील और उपयोगी होता है, क्योंकि ये क्या है, हाईली थॉटफुल है, हायर क्लासेस के लिए है और यूजफुल है, हाईएस्ट लेवल है ये। ओके, देन उसके दोष भी है जो कि है डीमेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। तो इसमें क्या है, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। मैंने अभी बताया मेमोरी लेवल या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल के स्टूडेंट्स को ये नहीं उपयुक्त तो नहीं होगा। ओके, एट द लोअर लेवल ऑफ टीचिंग इट इज़ सुटेबल फॉर ओनली फॉर अ मेंटली मैच्योर्ड चिल्ड्रन। तो ये बस केवल मानसिक रूप से जो परिपक्व है बच्चों के लिए ही उपयुक्त है, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल है। देन एट दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज नाइदर ऑर्गेनाइज नॉर प्री प्लान। मतलब कि स्टडी मटेरियल जो होता है यहाँ पे वो प्री प्लान नहीं होता, वो लर्नर ही डिसाइड करता है। देयरफॉर स्टूडेंट कैन नॉट एक्वायर सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑफ देयर स्टडी कोर्स। तो यहाँ पे इसलिए छात्र अपने अध्ययन पाठ्यक्रमों का व्यवस्थित और ज्ञान प्राप्त नहीं
नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। वो हर बार मतलब अगर एक टॉपिक है तो यहाँ से भी नॉलेज लेंगे, वहाँ से भी नॉलेज लेंगे, मतलब देर आर मल्टीपल वेज वेयर स्टूडेंट गेन नॉलेज। ओके, देर आर ओके। देन फोकस क्या है, तो टू मेक यूज ऑफ लर्न फैक्ट्स एंड एक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट फॉर लर्निंग रिफ्लेक्टिवली, मतलब कि सीखे गए तत्वों और अर्जित समझ के अंतर्दृष्टि का प्रभावी ढंग से सीखने के लिए उपयोग करना, क्योंकि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या करता है, मदद करता है। रिफ्लेक्टिव लेवल यही है कि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टूडेंट वहाँ सॉल्व कर सके। दैट्स वाई हमें क्या चाहिए, हमें फैक्ट लर्न चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, देन टू हेल्प द लर्नर बिल्ड अप एन एनलार्जर स्टोर ऑफ द टेस्टेड इनसाइड ऑफ जनरलाइज कैरेक्टर, मतलब कि शिक्षार्थी की मदद करने के लिए शिक्षार्थी सामान्यकृत चरित्र की परीक्षित अंतर्दृष्टि का एक विस्तृत भंडार तैयार करता है। ये जो फोकस है, ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये एक बार यूजीसी नेट के क्वेश्चंस में पूछा गया था, जो कि मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। अभी क्या हो रहा है यूजीसी नेट में, कैसा आ रहा है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, फिर आपको ये 4-5 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस रिफ्लेक्टिव लेवल को मैच करता है, देन इसके ऑप्शंस होते हैं A B C D। ऐसे क्वेश्चंस आजकल यूजीसी नेट में बहुत पूछे जा रहे हैं। दैट्स वाई ये जो फोकस इसमें बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन टू एनहांस द लर्नर्स एबिलिटी टू डेवलप एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एट देयर ओन इनिशिएटिव, मतलब कि शिक्षार्थी को अपनी पहल पर समस्या को विकसित करने और हल करने की क्षमता बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है। देन सामाजिक व्यवस्था, रोल ऑफ टीचर क्या है इस रिफ्लेक्टिव लेवल में, रोल ऑफ टीचर है ही नहीं इसमें, क्योंकि एट द रिफ्लेक्टिव लेवल, क्योंकि ये लर्नर सेंटर्ड है ना, एट दिस रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर डज नॉट प्ले एनी डोमिनेंट और ऑथराइज्ड रोल बट द फैसिलिटेटर एंड द सिचुएशन क्रिएटर, मतलब कि शिक्षण के चिंतनशील स्तर पर शिक्षक एक प्रमुख और सत्तावादी भूमिका नहीं निभाता, क्योंकि वो लर्नर सेंटर्ड है। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो लर्नर सेंटर्ड है, दैट्स वाई ये मेन रोल कौन निभाएगा, लर्नर, स्टूडेंट निभाएगा। ओके, देन रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है, ही हैज़ टू मेक यूज ऑफ abilities and take all initiative the process of problem solving involved at this level of teaching, मतलब कि यहाँ पे अभी क्या है, स्टूडेंट्स जो है वो मेन रोल निभा रहा है, दैट्स वाई उन्हें खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा प्रॉब्लम जो आएगी उसे सॉल्व करने के लिए, है ना, दैट्स वाई। और इसमें क्या है, सॉल्यूशन फाइंडर, समाधान खोजक, इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र होते हैं, एक्टिव होते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन फाइंडर होते हैं, रोल ऑफ स्टूडेंट बताया गया है। ओके, देन मेथड्स यूज्ड एट रिफ्लेक्टिव लेवल, तो कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल पे, लर्नर सेंटर्ड है, शिक्षार्थी केंद्रित, देन एनालिटिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, असाइनमेंट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में कि मेथड्स यूज्ड एट द रिफ्लेक्टिव लेवल, तो मेथड्स दिए थे, देन हमें टिक करना था। तो एक बार फिर से याद कर लीजिए मेथड्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, एनालिटिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, असाइनमेंट मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड। देन ऑटोनोमस लेवल, ये जो था ये डीमेरिट्स, मेरिट्स रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ओके, देन जो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल जो अभी प्रोसेस में है, रिसर्च में है, उसका क्या है, थोड़ा सा जो बताया गया है तो उसका क्या है ये हम देखते हैं। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल इज स्टूडेंट सेंटर, ये जो होती है ये स्टूडेंट सेंटर होती है। ओके, द टीचर फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज मोर निगेटिव दैन पॉजिटिव, मतलब कि ये यहाँ पे टीचर जो है मोर निगेटिव है दैन द पॉजिटिव, इन द सेंस दैट देयर इज लिटिल और नो लीडरशिप, डायरेक्शन, प्रिस्क्रिप्शन और इम्पोजिशन ऑफ स्टूडेंट थॉट्स एंड बिहेवियर। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज समथिंग दैट जस्ट नेचुरली हैपन and the obvious implication of this is that there is no need for any kind of formal teaching, मतलब कि स्वायत्त विकास स्तर जो है वो स्तर छात्र केंद्रित है। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण का कार्य सकारात्मक से अधिक नकारात्मक है, इस अर्थ में कि छात्र के विचारों और व्यवहार में बहुत कम या कोई नेतृत्व, उनका कुछ ये नहीं होता, थोपना नहीं होता, मतलब कि दिशा नहीं दिखाते, उनका कोई रोल ही नहीं होता इसमें। ओके, देन बौद्धिक विकास एक ऐसी चीज़ है जो स्वाभाविक रूप से होती है, या इसका स्पष्ट तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रकार के औपचारिक शिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ। देन इतना ही था ऑटोनॉमस लेवल पे, इतना ही याद रखिए कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, यहाँ पे टीचर का रोल नहीं होता है। एंड ओके, देन बेसिक कंपैरिजन हम देखने वाले हैं सिलेबस एंड करिकुलर पे, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट पे, क्योंकि थोड़ा सा ये दोनों अलग है, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। एंड ये जो हम यूनिट कर रहे हैं 1 या टीचर एप्टीट्यूड, ये हम थोरली कर रहे हैं, तो हम सब बेसिक से जाएंगे, या फिर बेसिक भी, जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा ना तब तक कि आप हायर लेवल तक नहीं जा पाओगे। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा यूनिट है जो हम कभी छोड़ नहीं सकते, इस
इस पे हम इजीली 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, देन मीनिंग, सिलेबस का मीनिंग क्या है? सिलेबस इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शन ऑफ कंसेप्ट्स एंड कवर्ड इन अ सब्जेक्ट। मतलब कि सिलेबस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ की हर पोर्शन या कॉन्सेप्ट कवर्ड किया जाता है सब्जेक्ट में, और करिकुलम जो है ये ओवरऑल कंटेंट है, ठीक है, टॉट इन एन एजुकेशनल सिस्टम और कोर्स। ये ओवरऑल करिकुलम जो होता है ना वो ओवरऑल होता है, सिलेबस जो होता है वो एक स्पेशल कंटेंट होता है। ओके, देन ओरिजिन क्या है? सिलेबस इज अ ग्रीक टर्म एंड करिकुलम इज अ लैटिन टर्म। देन सेट फॉर ए सब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर सिलेबस ये सब्जेक्ट का होता है, एंड करिकुलम जो है ये कोर्स का होता है। देन नेचर क्या है फिर सिलेबस का? डिस्क्रिप्टिव है और इसका प्रिस्क्रिप्टिव है करिकुलम का। देन स्कोप क्या है सिलेबस का? नैरो है और करिकुलम का वाइड है। देन एग्जाम बोर्ड, सिलेबस क्या सेट आउट बाय एग्जाम बोर्ड, एंड करिकुलम जो है गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल और कॉलेज एंड स्टूडेंट से किया जाता है, ठीक है। देन फॉर अ फिक्स टर्म नॉर्मली अ ईयर, तो सिलेबस क्या होता है? एक फिक्स टर्म के लिए होता है, नॉर्मली ईयर के लिए होता है, एंड ये जो है करिकुलम ये टिल द कोर्स लास्ट, मतलब कि अभी कोर्स कर रहे हैं 3 ईयर कोर्स, तो ये 3 ईयर तक के चलेगा करिकुलम। वेरियस फ्रॉम टीचर टू टीचर, वेरीज फ्रॉम, ये टीचर से टीचर वेरीज करता है यूनिफॉर्मिटी, एंड ये करिकुलम जो है सेम फॉर ऑल टीचर्स होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। ओके, देन हम आज देखने वाले थे कि इन केस वी वांट टू लुक एट द टीचर, यहाँ पे कैसे है टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचर, लर्नर, करिकुलम और फिजिकल कंडीशंस है ना, ये बहुत मायने रखता है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे गए, तो दैट्स वाई हम नीचे देखने वाले हैं कि इट इज़ जो कि टीचर और लर्नर है उनमें क्या है, ये कौन सी प्रोसेस है? इट इज़ अ बायपोलर प्रोसेस, ये है एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ओके, देन टीचर, लर्नर एंड करिकुलम जो अभी देखा हमने वो इट इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। देन थर्ड जो है इट इज़ अ क्वाड्रिपोलर प्रोसेस, जो कि है टीचर, फिजिकल क्लाइमेट, करिकुलम और लर्नर, ये क्वाड्रिलेटर, देखो ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है, दैट्स वाई ये क्वाड्रिलेटर में है, और टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग ये बीच में। ओके, तो ये क्या है, अगर लर्नर और टीचर रहे तो ये बाइपोलर प्रोसेस हो जाएगा, टीचर, लर्नर, करिकुलम होगा तो ये ट्राइपोलर हो जाएगा, और टीचर, फिजिकल क्लाइमेट, लर्नर और करिकुलम होगा तो ये क्वाड्रिपोलर हो जाएगा। ओके, देन मेजर अप्रोचेस इन एजुकेशन सेक्टर, ये जो है हम आज देखने वाले हैं। देन शिक्षा क्षेत्र में प्रमुख दृष्टिकोण कौन से हैं? तो फिलॉसफी इज अ वास्ट सब्जेक्ट, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सच एज एम्स, ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, टीचिंग मेथड, टीचर, टेक्स्ट बुक एंड डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड फॉर अ डिसिप्लिन इन्फ्लुएंस बाय द फिलॉसफी। मतलब कि दर्शन शास्त्र जो है एक विशाल विषय है, शिक्षा के सभी पहलू इसमें आते हैं, जैसे कि लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव, एम्स, करिकुलम, ये सब कहाँ आता है? ये फिलॉसफी में आता है, तो ये सब आवश्यक हो जाते हैं पढ़ना। देन फर्स्ट जो है देर आर 3 बेसिस ऑफ एजुकेशन, द एजुकेशनल प्रोसेस डिसाइड द 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। शिक्षा के 3 आधार है, शैक्षणिक प्रक्रिया के 3 प्रकार का प्रश्नों का निर्णय लेती है। पहला प्रश्न कौन सा है? वाई इज डिसाइडिंग बाय फिलोसफी, मतलब क्यों। हम मतलब हमें टॉपिक पढ़ते हैं तो अगर कोई सेंटेंस दिया है तो क्यों दिया है, वाई, फिर कैसे, ठीक है। देन व्हाट, क्या, ये जो है वाई, हाउ एंड व्हाट, ये क्या है? ये 3 टाइप है क्वेश्चंस के जो कि बेसिस है ऑफ एजुकेशन। तो व्हाट इज डिसाइडेड बाय द सोशल नीड्स, हेंस एजुकेशन इज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट। एज पर द वेस्टर्न फिलोसफी सोक्रेट्स इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ एजुकेशन। तो इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द फादर ऑफ एजुकेशन? देन सोक्रेट्स। ओके, तो क्या सामाजिक जरूरतों से तय होता है, इसलिए शिक्षा उद्धरण दार्शनिक मनोविज्ञान पर आधारित है और सामाजिक पहलू पश्चिमी दर्शन के अनुसार सुकरात को शिक्षा का जनक माना जाता है। ओके, द सेकंड है आइडियलिज्म, तो ये आपने पढ़ा होगा, ये मेजर अप्रोचेस है। तो लेट अस लुक एट द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी दैट बिकम्स द बेसिस ऑफ एजुकेशन। मतलब कि हम दर्शन के बुनियादी पहलू पर नजर डालते हैं। तो फर्स्ट जो है वर्ड आइडियलिज्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम आइडियल, आपने सुना होगा आदर्शवाद जो है, आइडियलिज्म, यह शब्द की उत्पत्ति आदर्श से हुई है ना। इट इज एक्चुअली अबाउट माइंड एंड सेल्फ एंड
तो ये क्या है, माइंड, मन और स्वयं के बारे में है, जो अध्यात्म को दर्शाता है. देन मतलब कि इट इज़ एक्चुअली अबाउट माइंड एंड सेल्फ दैट रिफ्लेक्ट स्पिरिचुअलिज्म एंड द यूनिवर्सल माइंड और गॉड इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कि विश्व की समझ में सार्वभौमिक मन या ईश्वर केंद्रीय है, और ईश्वर समस्त सृष्टि का स्रोत है, और ज्ञान, आत्मा और मन वास्तविक का गठन करते हैं. मूल्य निरपेक्ष, शाश्वत और अपरिवर्तन होता है. मतलब कि आइडियलिज्म जो है ना, ये डिराइव्ड हुआ है आइडियल से. देन it is actually about mind and self, and that reflects spiritualism. The universal mind or God is central in understanding of the world. God is the source of all creation and knowledge. Spirit and mind constitute reality. Okay, तो आदर्शवाद आइडियलिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछा गया था. दैट्स वाई आइडियलिज्म अगर आता है तो स्पिरिचुअलिज्म, माइंड एंड सेल्फ, ये बारे में याद रखिए. वैल्यूज इसमें एब्सोल्यूट होती है, इटर्नल होती है, अनचेंजिंग होती है. Then real knowledge is perceived in mind that is more important than the knowledge gained through the senses. मतलब कि man has a superior nature than that is expressed in the form of intellectual culture. मतलब कि वास्तविक ज्ञान में मन में महसूस किया जाता है, प्राप्त ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है. मनुष्य का एक श्रेष्ठ स्वभाव है जो इसमें व्यक्त होता है. बौद्धिक संस्कृति, नैतिकता और धर्म का स्वरूप. फ्रोबेल, कांट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने प्रोपोनेंट है. स्वामी दयानंद, विवेकानंद, सर ऑरोबिंडो, ये क्या है, प्रोपोनेंट है आइडियलिज्म के. तो ये आप याद रखिए. ओके, देन रियल नॉलेज जो है इज परसिव्ड इन द माइंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस. मतलब कि वास्तविक ज्ञान जो है मन में महसूस किया जाता है, जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है. देन आता है नेचुरलिज्म. कॉन्ट्रेरी टू आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म इज अ फिलॉसफी दैट बिलीव्स नेचर अलोन रिप्रेजेंट द एंटायर रियलिटी. इट टेक्स इनटू अकाउंट नेचुरल मैटर, नेचुरल प्रोसेस एंड नेचुरल लॉज. ओके, नेचुरलिज्म क्या है, आदर्शवाद के विपरीत है प्रकृतिवाद. ओके, देन प्रकृतिवाद एक दर्शन है जो मानता है कि प्रकृति अकेले ही संपूर्ण वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती. मतलब कि क्या, नेचुरलिज्म इज अ फिलोसॉफी दैट बिलीव्स नेचर अलोन रिप्रेजेंट द इंडायरेक्ट. नेचुरलिज्म में नेचर आ गया, दैट्स वाई ये बिलीव करता है कि ये प्रेजेंट ही करता है, कि नेचर को प्रेजेंट करता है. Okay, then our senses are the gateway to the knowledge and nature is the source of all knowledge. मतलब कि यह प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक बल और प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रखता है. हमारी इंद्रिया ज्ञान के प्रवेश द्वार है, और प्रकृति सभी ज्ञान का स्रोत है. तो नेचुरलिज्म, तो कहा थे हम नेचुरलिज्म जो कि है प्रकृतिवाद, और ये कॉन्ट्रैक्टरी टू आइडियलिज्म है. एंड नेचुरलिज्म इज अ फिलोसॉफी दैट बिलीव्स नेचर अलोन रिप्रेजेंट द एंटायर रियलिटी एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्स एंड नेचुरल लॉज. मतलब कि आदर्शवाद के विपरीत है ये, और प्रकृतिवाद का एक दर्शन है जो मानता है कि प्रकृति अकेले ही एंटायर रियलिटी है. ओके, वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है, और ये प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक बल और प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रखकर किया जाता है. और यहाँ अवर सेंसेस आर द गेटवे टू नॉलेज एंड नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज. हमारी इंद्रिया का ज्ञान का प्रवेश द्वार है, और प्रकृति सभी ज्ञान का स्रोत है. मन प्रकृति के अधीन है, और द माइंड इज सबऑर्डिनेट टू नेचर एंड एजुकेटिव प्रोसेस मस्ट बी प्लेजरेबल एंड सेट इन नेचुरल सराउंडिंग. ओके, एंड मेन प्रोपोगेंट्स कौन है नेचुरलिज्म की, ये टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी. ओके, एंड रोसियो एंड हर्बर्ट स्पेंसर. देन आता है प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म क्या है, व्यावहारिकता. प्रैग्मेटिज्म इज अ बेसिकली ग्रीक वर्ड है ये, और दैट मीन्स प्रैक्टिस और एक्शन. इसका मतलब क्या है, अभ्यास करना या फिर क्रिया करना. हियर वी फोकस ऑन द वर्ड यूटिलिटी. वॉट एवर इज यूजफुल इन अ गुड एंड वॉट एवर इज गुड इज यूजफुल. मतलब कि जो भी उपयोगी है वह अच्छा है, और जो भी अच्छा है वह उपयोगी है. ओके, एंड अ प्रैग्मेटिज्म लाइव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स. और एक व्यावहारिक व्यक्ति तथ्यों की दुनिया में रहता है, जो कि व्यावहारिक है, वो तथ्यों की दुनिया, फैक्ट्स को मानता है. देन प्रैग्मेटिज्म फोकसेस ऑन एक्टिविटी और डूइंग. मतलब कि व्यावहारिकता गतिविधि या करने पर केंद्रित है, और देयर इज नो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ लाइफ. इस पे यहाँ पे कोई जीवन का कोई पूर्ण मूल्य नहीं है. ट्रूथ इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस. मतलब कि सत्य जो है ना, वो अनुभव के दौरान निर्माण किया जाता है. देन
Humans are active beings and have the ability to solve their problems through the logic of experiment. मतलब कि मनुष्य एक सक्रिय प्राणी है और प्रयोग और वैज्ञानिक तरीकों के तर्क के माध्यम से अपनी समस्या को हल करता है और करने की क्षमता रखता है. विचारक जॉन डेवी किलपेट्रिक ये जो है ये प्रोपोनेंट है. जॉन डेवी किलपेट्रिक मेड आर द सम ऑफ द मेन प्रोपोनेंट. देन आता है कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कि रचनावाद. द लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज and Jean Piaget and J.S. Bernard believe that learning involves in an active processing of information and that each इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेस एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर इटसेल्फ. मतलब कि यह शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है. जीन पिंगियोट एंड ब्रूनर ये प्रोपोनेंट है. लर्निंग इन्वॉल्व्स एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन शामिल हुए और प्रत्येक व्यक्तिगत गतिविधि अपने लिए ज्ञान को व्यवस्थित और निर्मित करती है. एंड एजुकेशन फिलॉसफी जो है ना इसकी वो बिलीव करती है कि मानती है कि ज्ञान के संगठन के लिए विकासात्मक चरण होते. मतलब कि बिलीव दैट देयर आर डेवलपमेंट स्टेजेस फॉर नॉलेज. यहाँ पे डेवलपमेंट स्टेजेस है. ये कौन मानती है? कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनावाद मानती है. देन अकॉर्डिंग टू Jean Piaget अकोमोडेशन एसिमिलेशन आर द बेसिक टू लर्नर. मतलब कि कंस्ट्रक्टिविटिज्म में रचनावाद में दो एक पहलू दिए हैं बेसिक लर्निंग के, जो कि है अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, समायोजन और आत्मसात. ठीक है. लर्नर डेवलप्स अ न्यू स्कीम थ्रू अकोमोडेशन. मतलब कि एक शिक्षार्थी समायोजन के माध्यम से स्कीमा विकसित करता है और न्यू एक्सपीरियंस आर मतलब कि नए अनुभव या असिमिलेशन से आती है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है. दे मे बी न्यू स्कीम्स. ओके. देन ह्यूमैनिज्म क्या है? ह्यूमैनिज्म इज़ अ रीजनेबल बैलेंस इन लाइफ. मतलब कि मानवतावाद वो जो है वो जीवन में एक उचित संतुलन है और मनुष्य को गतिविधियों में केंद्र और माप मानता है. रिगार्ड्स ह्यूमन एज द सेंटर एंड मेजर इन ऑल एक्टिविटीज. ह्यूमैनिज्म बिलीव इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग. मतलब कि मानवतावाद जो है सभी मनुष्यों को हितों और परोपकार में विश्वास करता है. दस द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड सो दैट द वेलफेयर ऑफ ऑल बिकम द गोल. मतलब कि अंत में मनुष्य के जीवन को इस प्रकार बदलना चाहिए कि सभी का कल्याण ही लक्ष्य बने. द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग शुड बी ट्रांसफर्ड एंड सो दैट वेलफेयर ऑफ ऑल बिकम द गोल. ओके. एंड दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन सेल्फ एक्सप्लोरेशन. मतलब कि ये आत्म साक्षरता पर निर्भर है. ह्यूमैनिज्म मानवतावाद. ओके. एंड इट एडवोकेट्स कोऑपरेशन, म्यूचुअल टॉलरेंस एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग. जो और इनके मेन प्रोपोनेंट कौन है? कार्ल रोगर्स एंड अब्राहम मैस्वेल मुख्य समर्थक है. ओके. तो आज हमने पढ़ा मेजर अप्रोचेस इन एजुकेशन सेक्टर जो कि थे 6. इसके आगे भी है जो हम कल के यूनिट में पढ़ेंगे. ओके. एंड कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं इफेक्टिव टीचिंग, आगे का टॉपिक. ओके. देन थैंक यू फॉर वॉचिंग. आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा, आप सब कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं. आई एम हियर टू हेल्प यू. एंड रोज़ 11 बजे हम लाइव क्लास ले रहे हैं यूनिट 1 का, जो कि स्टार्ट हो चुका है. ये 3rd पार्ट है. ग्लोबल पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स लेने के लिए आप ज्वाइन करने के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट.